हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक मृणाल वर्मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसबा। ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2022-2023 का जो है ये बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट दिया हुआ है। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट है। और जैसा कि पिछला अभी ज्योग्राफी में देखा गया है, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन लड़ा भी है, उसी पैटर्न पे एग्जाम हुआ है। और इसीलिए आप लोगों के लिए जो है ये जरूरी है कि आप इतिहास का जो है इसका भी मॉडल सेट देख लें और इससे सॉल्यूशन भी ले लें। हम अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं आपके। और ये जो है 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम है, जिसमें से 15 मिनट जो है ये आपको क्वेश्चन समझने के लिए दिया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए। ये 100 नंबर का 100 क्वेश्चन जो है 100 ऑब्जेक्टिव है, 30 जो है वो लघु उत्तरीय है और 8 दीर्घ उत्तरीय है। इसमें से आपको आधे आधे बनाने हैं। 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। और देख लीजिए इंस्ट्रक्शन है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में दें। दाहिनी और हाशिए पर लिखे गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है जो ताकि प्रश्न पत्र को समझा जा सके। प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में ऑब्जेक्टिव है, खंड ब में सब्जेक्टिव है। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें से प्राप्त 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 50 प्रश्न से अधिक अगर आप अधिक उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुत सारे छात्र 100 का 100 जवाब दे देते हैं, जिससे उसको समय की कमी, सब्जेक्टिव के लिए समय की कमी होती है। इसलिए ऐसी गलती न करेंगे, केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप टोटल 100 में से कहीं से भी चूज करके 50 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नीले और काले बॉल पॉइंट से पूरा गोल से उसको जो है प्रगाढ़ कीजिए, उसको बढ़िया से रंगाइए। नर आदि का इस्तेमाल के लिए मना किया गया है। हालांकि बहुत विपरीत स्थिति में इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि आपका रोल नंबर वगैरह लिखने में इस तरह कुछ भी इस तरह का कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तब, मगर उत्तर वगैरह को चेंज करने के लिए व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, 30 लघु उत्तरीय है जिसमें से 2 अंक निर्धारित है, जिसमें से आपको 15 प्रश्नों का जवाब देना है। और दीर्घ उत्तरीय 8 है जिसमें 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह नहीं ले जाना है। सुई वाली घड़ी लेके जा सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है घड़ी लेकर के नहीं जा सकते। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको 50 के जवाब देने। सिंधु घाटी के निवासियों को देख लीजिए, इसमें सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चल। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। हालांकि रोपड़ है, कालीबंगन है, लोथल है, इसमें से मोहनजोदड़ो का जो है ये आंसर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में लोथल स्थित है। लोथल एक बंदरगाह था उस समय में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के रूप में लोथल प्रसिद्ध था। यहाँ से आयात निर्यात किया जाता था। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सिंधी जो है लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पर चलिए। सिंधु हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। इसमें से बी होगा, लौह युग भी है, कांस्य युग है, ए और बी दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग, कांसा का युग। इस समय में लोहा का ज्ञान नहीं था, अतः हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। अगले प्रश्न पर चलिए। मोहनजोदड़ो
किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई से बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं और मृतक जैसा कि सामूहिक नरसंहार हुआ हो, ऐसा सबूत मिलता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि सामूहिक नरसंहार के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। ये भी एक कारण हो सकता है। मोहनजोदड़ो में सामूहिक जो है नरकंकाल मिले हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नरसंहार की संभावना जताई जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। लोथल किस राज्य में है? लोथल गुजरात में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे था और गुजरात में स्थित था। और लोथल बंदरगाह के रूप में पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर बंदरगाह का काम करता था, आयात निर्यात का काम करता था? तो लोथल जवाब दीजिएगा। ये जो भोगवा नदी जो है वो साबरमती की सहायक नदी थी। आगे चलते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक हैं, प्रश्न देख लीजिए, इंडिका के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, कालिदास है और हरिसेन है। तो इसमें जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकस जब हार गया था, तब फिर सेल्यूकस से संधि हुई और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को पटना भेजा। इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये एक राजदूत के रूप में था। सेल्यूकस का यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, और वो पटना में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था, प्रथम राजा था। और वहीं पर रह करके उसने इंडिका की रचना की। इंडिका इंडिया से संबंधित है, इसलिए इंडिका नाम रखा। ठीक है, आगे बढ़ रहा। अगला प्रश्न आइए, देखिए बहुत आसान है। धम्म की शुरुआत किसने की? आसान तो है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत अशोक ने की। अशोक ने धम्म की शुरुआत की। धम्म का अर्थ होता है धर्म। अशोक कलिंग युद्ध के समय में इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने अहिंसा की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म को अपनाया। और बुद्धं शरणं गच्छामि के तहत इसने बौद्ध धर्म अपनाया। चलिए, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? अभी बताए थे। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त। इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ए में अशोक है, बी में बिंदुसार है, सी में चंद्रगुप्त मौर्य है और डी में कनिष्क है। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। इसी ने चाणक्य के माध्यम से घनानंद को हराया था। जो है मगध के जो है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था पटना में। मगध साम्राज्य का जो राजा था वो घनानंद था। उसी को हरा करके चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यहाँ मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान होगा इसका आंसर। फाहियान 400 के आसपास, 402 403 के समय में ये भारत में 399 से 412 ईस्वी तक ये फाहियान भारत आया था, चीन से आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त साम्राज्य के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसी के शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। ये चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। और किसके शासनकाल में आया था? गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ये जो हुएनसांग है, ये
हर्षवर्धन के काल में आया था। ये सब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? इसमें ए में है बिंबिसार, बी में है अशोक, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य और डी में है उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। उदयन है या उदयन भी बोला जाता है, उदयन भी बोला जाता है। उदयन ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अगर प्रश्न आता है, उदयन जो है ये मौर्य साम्राज्य का ही, मौर्य वंश का ही राजा था, अशोक के जो इसके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। और अगर प्रश्न में आता है कि पाटलिपुत्र में किले की स्थापना, पहला किले की स्थापना किसने की, तब यहाँ बिंबिसार हो जाएगा। परंतु यहाँ पर पूछा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो इसमें आंसर हो जाएगा उदयन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसमें हो जाएगा 15, 16, 17, 18। तो इसमें आंसर हो जाएगा 18। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना 13 नंबर में आइए। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। याद कीजिएगा, महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक चला। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर जो है तो समझना बहुत जरूरी है कि ऋग वैदिक कालीन लोग जो है किसकी पूजा करते थे। तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। और ये विष्णु दिया हुआ, प्रकृति दिया हुआ, लक्ष्मी दिया हुआ, शिव दिया हुआ। तो इसमें हम लोग जो है थोड़ा सा ये प्रश्न जो है हट करके है, क्योंकि ऋग्वेद काल में जो है इंद्र की पूजा होती थी, मित्र की पूजा होती थी, वरुण देवता की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी, यम की पूजा की जाती थी। ये लोग देवता थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, ये सब देवता थे। और यहाँ पर वो प्रश्न आंसर नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे में अगर इंद्र को, वरुण को, अग्नि को अगर हम लोग प्रकृति मान लें, तो हम लोग जो है इसका आंसर इस आधार पर दे सकते हैं कि ये प्रकृति की पूजा होती थी। ये ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मगर सबसे ज्यादा पूजा इंद्र की होती थी। मगर इंद्र का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। अतः हम लोगों को तो कुछ बनाना होगा, तो हम लोग प्रकृति, क्योंकि यम वगैरह जो है वो जो है वरुण हुआ, अग्नि हुआ, यम हुआ, सब प्रकृति के अंग हैं। इस आधार पर विवेक से हम लोग इसका इस्तेमाल, इसका आंसर हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सांची किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप सुने होंगे आप लोग। सांची का स्तूप बौद्ध स्तूप है वहां पर, सांची मध्य प्रदेश में। सांची जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला में। विदिशा के बगल में एक जिला है रायसेन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सांची जो है विदिशा जिले में है। नहीं, रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में सांची है। वहाँ बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक स्तूप है। और जो कि दर्शनीय है। आप कभी जाएंगे तो वहां जरूर जो है सांची के स्तूप को जरूर देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म काफी पहले देख लिए। ए नंबर में नालंदा, 2 नंबर में, बी नंबर में बोध गया, सी में सारनाथ और डी में कपिल वस्तु। तो आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। याद कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में, लुम्बिनी वन में इसका जो है जन्म स्थान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 16, 17, 18, 20। तो पुराणों की संख्या 18 है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये जो है ये सूक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध है। 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। ये सब चीज याद रखिएगा।
हीनयान और महायान का संबंध किससे है? हीनयान और महायान का संबंध ए में बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, सी में शैव धर्म और डी में इस्लाम धर्म। क्या होगा? आप दिमाग लगाइए। इसमें ए नंबर होगा। बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। अब अंतर देख लीजिए, हीनयान और महायान क्या अंतर है? हीनयानी लोग बुद्ध का की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मूर्ति पूजा का बुद्ध ने विरोध किया था। इसलिए हीनयानी लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि महायानी लोग बुद्ध की पूजा करते हैं। अधिकांश जो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है वो महायानी फैले हुए हैं, बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। हालांकि बुद्ध ने मूर्ति पूजा का स्वयं विरोध किया था। तो इसमें हीनयान और महायान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? अब देख लीजिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आप बताइए इसका क्या होगा आंसर? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के कार्यकाल में इसमें हुआ था, समय में। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुआ था। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु के काल में हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति, हाँ आपकी ये जो है यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु होगा। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ। ये चारों याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ। चार बौद्ध संगीति हुआ। बौद्ध संगीति मतलब बुद्ध बौद्ध धर्म का सम्मेलन, बुद्ध बौद्ध धर्म का महासम्मेलन। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजा रहते हुए अजातशत्रु के समय में किया गया। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में किया गया। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। इसमें याद रखिएगा कब कब हुआ, इस भी याद रखना है। किसके अध्यक्षता में हुआ? जो बड़े विद्वान होते हैं, महाकश्यप, सबकामिर, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, ये सब बड़े चार विद्वान थे। चारों अभी हम सीरियली बताए, प्रथम बौद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये अध्यक्षता किया था। ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। नाथ मुनि का संबंध किससे है? नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। याद रखना है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अब प्रश्न में ए में आंसर में देखिए, ऑप्शन में ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। इसमें आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा आंसर? अकबर। सबसे पहले अकबर ने मुगल दरबार में जो है पुर्तगाली व्यक्ति के द्वारा इसे दिया गया था ये तंबाकू, और वो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम यही किया था, अकबर ने किया था। इसलिए याद रखना है कि अकबर ने तंबाकू का सबसे पहले सेवन किया था। और जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था। आगे जहांगीर ने आगे प्रतिबंध लगा दिया था। आईने अकबरी कितने भागों में है? अगला प्रश्न पर आइए। आईने अकबरी कितने भागों में है? यहाँ एक चीज ट्विस्ट है, याद रख लीजिएगा। आईने अकबरी कितने भागों में है? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो आंसर हो जाएगा 5। आईने अकबरी 5 खंडों में लिखा गया, 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी कितने खंडों में विभक्त है?
5 खंडों में विभक्त है। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में जान रहे होंगे। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, कितने खंडों में लिखा, कितने भागों में लिखा? तो आंसर में हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा 3 खंडों में लिखा। और अकबरनामा का जो तीसरा खंड है उसी को हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। और ये आईने अकबरी 5 खंडों में विभक्त है। अकबरनामा के कितने खंड हैं? 3 खंड। अकबरनामा के तीसरे खंड का क्या नाम है? आईने अकबरी। और आईने अकबरी कितने खंडों में है? तो 5 खंडों में। इतना इसको बढ़िया से समझ लीजिए और तब जो है परीक्षा हॉल में जाइएगा। कल एग्जाम है, आप लोग इसको ध्यान से याद करके जाइएगा। ये सब प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब आने वाला प्रश्न है। अकबरनामा के अनुवादक कौन है? अकबरनामा के अनुवादक बेबरीज हैं। अकबरनामा के अनुवादक कौन है? बेबरीज है। फतेहपुर सीकरी 24 नंबर पर आइए। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? अब ऑप्शन में देख लीजिए, ए बाबर, बी बी अकबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। आप सभी लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा के बगल में है। इसे इसका निर्माण जो है अकबर ने किया था। यहाँ दीवाने आम और दीवाने खास यहीं पर है। इसलिए इस सब चीज को आपको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? यहाँ पर एक देख लीजिए, अकबर ने दीने इलाही कब शुरू किया? ऑप्शन में दे रहा है, ए में 1562, बी में 1564, सी में 1579 और डी में इसमें से कोई नहीं। आंसर इसमें से डी होगा। इनमें से क्यों नहीं? क्योंकि अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म को शुरू किया था। और 1582 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को डी बनाना पड़ेगा। और 1564 ईस्वी में जजिया कर हटाया गया था। अकबर ने जजिया कर 1564 में हटाया। 1563 में अकबर ने इसको हटाया, तीर्थ यात्रा कर को। इसका मजहर की घोषणा की। ये सब चीज याद रखना है। ये सब सब आपके एनसीईआरटी के बुक में है और आप उसे एक बार जरूर से देखेंगे। कल एग्जाम है, इसलिए आप जो है इसे ध्यान से बनाकर जाएंगे। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। आप लोगों को मालूम होगा अकबर बहुत छोटे में ही बादशाह के राजा के पद पर बैठा था, गद्दी पर, मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा था। इसलिए बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया था। और भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? अब प्रश्न आंसर में ऑप्शन में देखिए, अकबर, बी में देखिए बाबर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। आप सभी को पता है कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल वंश की स्थापना, अगर यहाँ पर एक ट्विस्ट देखिए कि मुगल वंश की स्थापना किसने की। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको बनाना है बाबर। मगर अगर प्रश्न आता है कि वास्तविक रूप से भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की, या भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तब आपको अकबर बनाना चाहिए। तब इसका आंसर हो जाएगा अकबर। परंतु मुगल वंश की स्थापना किसने अगर ये पूछता है तो आपको बाबर बनाना है। 28 नंबर प्रश्न पर ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल, अब आंसर में इसमें ऑप्शन में देखिए, ए में गंगा, बी में जमुना, सी में गोमती और डी में सोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? जमुना। ताजमहल किस नदी के किनारे है?
जमुना, आप लोग कभी आगरा जाइएगा तो वहाँ ताजमहल जरूर देखिएगा, यमुना नदी के किनारे में। आप ताजमहल का फोटो भी देखिएगा तो उसके ताजमहल के पीछे देखिएगा कि नदी बह रही है, वही यमुना नदी है। ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया। किसकी याद में किया? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया। शाहजहां के मरने के बाद मुमताज महल के कब्र के पास के बगल में ही शाहजहां का भी कब्र बनाया गया। और उसी ताजमहल के अंदर में जब आप देखेंगे तो दो कब्र है, इसमें से एक मुमताज महल का है और एक जो है शाहजहां का है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। गोपुरम का संबंध किससे है? अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से है। मगर ऐसा नहीं है, गोपुरम का संबंध गाय से हरगिज नहीं है। और गोपुरम किसको कहते हैं? वो मंदिर के आगे का जो भव्य गेट होता है, प्रवेश द्वार होता है, दक्षिण भारत में उसी को गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के आगे जो है प्रवेश, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वो दक्षिण भारत में बहुत भव्य बनाया जाता है। कभी कभी तो गोपुरम इतना बड़ा और विशाल होता है कि उतना बड़ा मंदिर भी नहीं होता है, मंदिर उसके पीछे ढक जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। द्रविड़ शैली में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं उसमें भव्य गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं। इस तरह से गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध मंदिर से है। आगे बढ़ते हैं। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहते हैं? आप लोग अगर एनसीईआरटी का किताब पढ़े होंगे तब ये प्रश्न आपको टकराया होगा। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिविमेद लिविदेव को कहा जाता है। निम्न, अब 31 नंबर पर प्रश्न पर आइए। निम्न में से महिला संत कौन सी है? महिला संत तो मीरा भी महिला संत है, अंडाल भी महिला संत है और कराईकाल भी महिला संत है। इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी। महिला संत कौन सा है? इसमें से सभी, मीरा भी है, अंडाल भी है और कराईकाल भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। अगले प्रश्न पर चलिए। भारत के महाराष्ट्र के संत कौन नहीं है? निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के संत कौन नहीं है? तो महाराष्ट्र के संत तुकाराम हैं, महाराष्ट्र के संत रामदास हैं, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हैं। तो कौन नहीं है? चैतन्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल के हैं, बंगाल के थे। मध्यकाल में बंगाल में नदिया जिले में एक बहुत बड़े भक्त हुए जिसको हम लोग चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। और आप जान लीजिए कि चैतन्य का जो चीज चलाया हुआ है वह आज भी हमारे मंदिरों। कीर्तन की शुरुआत किसने की? परीक्षा में आएगा तो लिखिएगा चैतन्य महाप्रभु। नदिया जिले में जन्म लिए थे, बंगाल में जन्म लिए थे। अगले प्रश्न पर चलिए। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ए में कबीर, बी में नानक, सी में रैदास और डी में मीरा। आप बताइए तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी नानक का, गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक। सिख धर्म की शुरुआत किसने की? गुरु नानक ने की। सिखों के प्रथम गुरु जिसको बोलते हैं वो गुरु नानक थे। इन्हें इसने ही सिख धर्म की स्थापना की। और सिख धर्म, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान वाला इलाका में है। पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वहां पर ये तलवंडी है। इसमें गुरु नानक जन्म लिए थे। विष्णु को कौन पति मानती थी? तो विष्णु को अंडाल पति मानती थी, अंडाल। और मीरा जो है ये कृष्ण को पति मानती थी। और करायकाल जो है ये शिव भक्ति थी, शिव भक्ति करती थी, शिव भगवान शिव की आराधना करती थी। तीनों जो है ये महिला
संत है, तीनों का अपना अपना है। करायकाल शिव भक्त है, मीरा कृष्ण भक्त है, और अंडाल है ये विष्णु भक्त है। याद रख लीजिएगा, मीरा कृष्ण, अंडाल विष्णु, और करायकाल शिव की आराधना करता था, करती थी ये लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें से आंसर क्या हुआ? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। अगले प्रश्न पर चलिए, समय कम है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। विलियम विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया? यहाँ पर आंसर में देख लीजिए, ऑप्शन में ए है जहांगीर, बी है मोहम्मद गौरी, सी है तैमूर, और डी है बाबर। ये है, तो ये जो है इसमें आंसर हो जाएगा जहांगीर। इसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर के समय में भारत आया था विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस। याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। हालांकि अकबर के समय में भी जो है यूरोपियन लोग आए थे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में दिया है। ए में अरबी है, बी में फारसी है, सी में उर्दू है, डी में अंग्रेजी है। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का मोरक्को, मोरक्को का यात्री था। वहां तंजियर में इसका जन्म हुआ था इब्न बतूता का। और इब्न बतूता जो है ये जो है अरबी भाषा में अपना विवरण लिखा। विवरण का नाम आप बताइए कि इसका किताब का नाम क्या था? इब्न बतूता ने कौन सी किताब की रचना की? इब्न बतूता ने रेहाला नाम की किताब की रचना की। रेहला, रेहला नाम की किताब की रचना की। इब्न बतूता ने कौन सी किताब की रचना की? तो रेहला नाम की किताब की रचना इन्होंने की। इब्न बतूता के पुस्तक का क्या नाम है? इब्न बतूता के पुस्तक का नाम है रेहला। ये भारत आए थे, यहीं पर उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत, भारत से लेकर के आगे भी गए थे और चीन वगैरह भी गए थे, जापान तक गए थे इब्न बतूता। तो इसलिए अरबी भाषा में इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है रेहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड देखिए, ऑप्शन में देख लीजिए। ए में 1775, बी में 1793, सी में 1797, और डी में 1805। आंसर हो जाएगा 1793। 1793 में कार्नवालिस कोड बना था, लॉर्ड कार्नवालिस थे, उन्होंने ही कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था 1793 में। आप कार्नवालिस के बारे में और भी चीज जानते होंगे। कार्नवालिस ने ही भारत में अस्थाई बंदोबस्त को शुरू किया। अस्थाई व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू किया? कार्नवालिस ने किया। कब शुरू किया? 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल में शुरू किया। पश्चिम बंगाल में, बंगाल का पूरा इलाका उस समय बांग्लादेश वगैरह सब था, तो बंगाल में कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया। याद रखिएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था किसने किया? महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? तो महालवाड़ी व्यवस्था मार्टिन बर्ड ने शुरू किया। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया? यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि महालवाड़ी जो व्यवस्था है, इसको सबसे पहले हालांकि मैकेंजी ने भारत में लागू किया था 1822 ईस्वी में ही, परंतु मार्टिन बर्ड ने इसे अच्छी तरह से लागू किया था उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। इसलिए मार्टिन बर्ड का ही नाम ज्यादा फेमस है। हालांकि मैकेंजी ने भी इसको जो है, मैकेंजी का भी नाम आप याद रखिएगा, कभी परीक्षा में आ सकता है। ये आपको मार्टिन बर्ड नहीं रहेगा, तो मैकेंजी आंसर इसका होगा, मैकेंजी, है ना। तो महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को मैकेंजी ने शुरू किया, पर मार्टिन बर्ड ने इसे अच्छी तरह से भारत में लागू किया, इसलिए मार्टिन बर्ड का नाम ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। आगे बढ़ते हैं।
आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आरा तो बिहार में है, और बिहार में का जो सबसे बड़ा विद्रोही था 1857 का, वो आप जानते हैं। हालांकि यहाँ ऑप्शन ऑप्शन में देख लीजिए, ए में पीर अली, बी में वाजिद अली, सी में कुंवर सिंह, डी में कोई नहीं। इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार की तरफ से बड़ी भूमिका निभाई, और ये लड़ते लड़ते जो है गोली भी खा बैठे, अपने ही हाथ से, अपने ही तलवार से अपना जो है एक हाथ काट करके गंगा में बहा दिए, और परंतु घाव के कारण ये जल्द ही ये मृत्यु को प्राप्त किए। ये आरा के जगदीशपुर के बड़े जमींदार थे। अंग्रेजों ने इसकी जमींदारी को बंद कर दिया था, पर रोक लगा दिया था। इसके कारण इन्होंने हथियार उठाया, और 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। और ये जो पीर अली है, ये पटना में पुस्तक विक्रेता थे। इसने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जो है परेशान किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू दो भाइयों ने किया। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में शुरू हुआ था। 1855-56 में किया गया था संथाल विद्रोह। दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, संथाल विद्रोह को शुरू किया था। दो भाई, सिद्धू और कान्हू। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में गठित किया गया। दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में गठित किया गया। अगले प्रश्न पर चलिए। 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। 1857 द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में जाइए। ए में पट्टाभी सितार मैया, बी में अशोक मेहता, सी में आउटरम, और डी में रॉबर्ट्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक की रचना की, द ग्रेट रिवेलियन 1857 द ग्रेट रिवेलियन। अशोक मेहता ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, और इसे उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, और बताया गया है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध का राजधानी था लखनऊ। तो याद रखिएगा, अवध या लखनऊ दोनों एक ही बात है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न ऑप्शन में आइए। लक्ष्मीबाई, बी में बैजाबाई, सी में बेगम हजरत महल, और डी में बेगम जीनत महल। तो इसमें आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ये जो है ये जो है लखनऊ का या अवध का जो शासन है, इसमें वाजिद अली शाह राज कर रहे थे, तो उसको कुशासन के आरोप में अंग्रेजों ने उसका साम्राज्य, उसका जो शासन था, उसका जो अवध का जो क्षेत्र था, उसको जो पदस्थ हटा दिया, और उसके क्षेत्र को, अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, अपने शासन में ले लिया। और कुशासन का आरोप लगा था। परीक्षा में आता है कि किस शासक को कुशासन के आरोप में हटाया गया था? तो आंसर में दीजिएगा अवध के शासक राजा वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। तो जब हटा दिया गया, तो बेगम हजरत महल ने बिरजिस कादिर को गद्दी पर बैठाया, जो अल्पवयस्क था, बहुत छोटा था। तो अंग्रेजों ने इसे मान्यता नहीं दी। तब बेगम हजरत महल ने वो तलवार 57 में अवध क्षेत्र या लखनऊ क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया। अगले प्रश्न पर चलिए। 1857 के विद्रोह के दमन के लिए कौन क्रांतिकारी नेता, दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल चला गया था? नेपाल क्रांतिकारियों के लिए छुपने के लिए अच्छा जगह था, क्योंकि नेपाल में घने जंगल थे, वहां छुप जाना बहुत आसान था। तो जब बहुत दमन होने लगा 1857 के विद्रोह में, जब दमन बहुत हुआ, अंग्रेजों ने काफी इन लोगों को जो है दमन किया क्रांतिकारियों का, तब कुछ हमारे जो क्रांतिकारी थे वो भाग करके नेपाल चले गए थे। इसमें से नाना साहब भी गए थे, और बेगम हजरत महल भी गई थी। और इस तरह से आंसर हो जाएगा दोनों।
आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। नाना साहब और बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में दमन के बाद वो चले गए थे छुपने के लिए नेपाल, वहां के घने जंगल में छुप गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? ए में है कोलंबस, बी में है रियो डी, सी में है वास्को डी गामा, और इसमें से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। केप ऑफ गुड होप होते हुए आया था, अर्थात अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए आया था। और 1498 ईस्वी में जो कालीकट पहुंचा था। कालीकट उस समय ये जो है अभी का केरल हुआ, केरल को कालीकट कहा जाता था। कालीकट के जो तट पर पहुंचा था, तब वहां के राजा जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगले प्रश्न पर चलिए। आज हम लोग 50 प्रश्न जो है कम से कम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम आपको दो तरह का मिलेगा। फोर्ट जो है फोर्ट विलियम और सेंट जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये फोर्ट विलियम जो है ये कलकत्ता में है। भारत के किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम भारत के कलकत्ता शहर में स्थित है। यही प्रश्न आएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो वो मद्रास में स्थित है। तो ये जो है फोर्ट विलियम बड़ा सा किला हुआ था भारत में। अंग्रेज जब आए थे तो कलकत्ता में बड़ा सा किला बनाए और वहां पर सैनिकों को इकट्ठा किया, हथियार गृह बनाए। उसको फोर्ट विलियम कहा जाता। वहीं से उसने शासन शुरू किया। पहले कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। बा इसी तरह से मद्रास में भी उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में उन्होंने स्थापित किया था, मद्रास में स्थापित किया था। और वहां से भी फिर दक्षिण भारत में कंट्रोल करते थे। तो फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। हाँ, अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसमें आंसर में देख लीजिए, ऑप्शन में ए में 1833 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का, बी में मोंटेमोर्लो सुधार अधिनियम, सी में देख लीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और डी में देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारत क्या होता है, ये एनसीईआरटी का बुक में आप पढ़िएगा। चौल इमारतें जब शहर में आबादी बहुत बढ़ जाती है और जगह की कमी होती है तो एक कमरे वाला फ्लैट बनता है। और ये एक कमरे वाला फ्लैट कम से कम वो कम वेतन वाले, कम पैसे जो है, जिसको कम पैसा होता है, बाहर से आते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं, उसको रहने के लिए जो है मकान उपलब्ध कराने के लिए चौल इमारतें बनाई गई, जो सस्ते दर में उपलब्ध कराया गया। एक परिवार के लिए एक कमरा दिया जाता था, उसी में जो है सारा कुछ रहता था। और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाया गया, इसमें से एक एक कमरे का फ्लैट बनाया गया। इसी को चौल इमारत कहते हैं। और ये मुंबई की विशेषता है। मुंबई की विशेषता, मुंबई वही है भारत का जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो शहर है, सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है, वो मुंबई ही है। और मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती भी मिलती है, जिसका नाम है धारावी। धारावी वह जगह है जो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। तो यहाँ पर नगरीय जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बाहर से लोग, प्रवासी लोग आते हैं, जिससे काफी जो है कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पर चलिए, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? अब ए नंबर में देखिए, 2 अक्टूबर 1867, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1870। तो आप सभी को मालूम होगा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी हुआ। अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद जो है फिर हम लोग अगले इसमें देखेंगे कि कितना और बना सकते हैं। हो सकता है तो सुबह में एक वीडियो और बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और फिलहाल हम लोग जो है इसको स्टॉप करते हैं। आज जितना अभी बताया गया है इतना इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और कोई दिक्कत होने पर आप हमें कॉल करके या कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।